नमस्कार दोस्तों। चलिए आज शुरू करते हैं एक नया पेपर। ये है सहायक कार्मिक अधिकारी, सहायक कल्याण अधिकारी और सहायक सचिव के लिए जो 70% का ग्रुप बी पोस्ट है उसके लिए एग्जाम कंडक्ट किया गया था पूर्वी रेलवे के द्वारा, ईस्टर्न रेलवे के द्वारा 27/11/2021 को। इस पेपर को हमारे साथ शेयर किया है बहुत सारे लोगों ने, जिनमें प्रशांत जी हैं, झिमली जी हैं जो कचरा पाड़ा में है, और मिस्टर रशीद अहमद है जो इन्होंने किया है। इसके अलावा भी 4-5 लोग हैं जिन्होंने किया है, जिनका नाम मैं नहीं जानता हूँ। तो उन सभी को धन्यवाद देते हुए हम चलते हैं इंस्ट्रक्शन पे। इंस्ट्रक्शन आपके स्क्रीन पे है, हिंदी में है। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? रेलवे बोर्ड का गठन जो है वो लॉर्ड कर्जन के टाइम में 1905 में किया गया था। ऑप्शन है 1924, 1896, 1912 और 1905। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन जी के टाइम में किया गया था। एक इम्पोर्टेंट और बात है कि किसके शासनकाल में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई थी, यानी कि 16 अप्रैल 1853 को जो पहली ट्रेन चली थी साहेब सिंह और सुल्तान के इंजन के द्वारा, वो किसके समय में चली थी? तो लॉर्ड डलहौजी जी थे, उनके समय में चली थी। ठीक है। नंबर 2 है स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जो पहले रेल मंत्री थे वो जॉन मथाई जी थे। ठीक है। मैं यहाँ एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब आप रेल मंत्री या जो भी आप पढ़ रहे हैं काफ़ी डीप पढ़ें, क्योंकि अहमदाबाद के क्वेश्चन को देखने के बाद लगता है कि नॉलेज का जो टेम्परामेंट है, उनका जो मेरिट जांच करने का जो स्टैंडर्ड है वो हाई कर रहे हैं। क्योंकि कुछ सवाल ऐसे थे जो काफ़ी यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन थे, ऐसा मेरा मानना है। पर वो सीटें कम थी, संख्या ज़्यादा थी, उस हिसाब से उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड काफ़ी अच्छा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को चलते हैं। रेल सेवा आचार नियम 1966 का कौन सा नियम राजनीति में भाग लेने से संबंधित है? ऑप्शन ए है 2, बी 3, सी 4 और डी 5। तो इसमें डी 5 जो है यही हमारा सही आंसर है। इसमें राजनीति लेने से वर्जित किया गया। 4 जो है नौकरी से रिलेटेड है और 3 जो है वो बी है। तीन बी नंबर जो है वो 3 है और इसमें सामान्य है। ठीक है। और नियम जो 2 है इसमें परिभाषाएं दी गई है। ठीक है। पहला जो है देखिए एक्चुअली क्या है कि ये अब हम अपने स्टैंडर्ड को हाई करेंगे। अभी नॉर्थ ईस्ट नहीं, हाँ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे ने एक जारी किया है कि वो अब सीबीटी टेस्ट लेंगे। जो एपीयू का एग्जामिनेशन है उनका, वो सीबीटी टेस्ट लेंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि आपके पास जितने भी क्वेश्चन हैं, जिनके पास भी जैसे भी पढ़े हैं, आप शेयर करेंगे तो उस पर क्या है कि कुछ ना कुछ कार्य चलता रहेगा, वर्क होता रहेगा और लोग उससे बेनिफिट लेते रहेंगे। तो अपने नॉलेज को इन्हांस कीजिए, दूसरे लोगों का भी नॉलेज इन्हांस कीजिए और इससे क्वेश्चन शेयर करना जरूरी है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे और देखते हैं कि इसमें जो टॉपिक है, मैंने पहले भी बताया है कि रेल सेवा आचरण, किसी भी एग्जाम को जाने से पहले रेल सेवा आचरण नियम 1966 तो बिल्कुल ही एक बार रट लेना उचित होगा। देखिए नियम 1 में जो है वो इसके जो नाम है ना, रेल सेवा आचरण नियम 1966 ये दिया गया है। ठीक है। 2 में परिभाषाएं देंगे और कुल जो नियम है वो 26 है। ये इसके अंदर जो रेल सेवा आचरण नियम है 26 नियम है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसमें कुछ और भी इम्पोर्टेंट है। जैसे रूल नंबर 3 जो है वो सामान्य नियम है, जैसे कि प्रत्येक रेल कर्मचारी हर समय पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ रहेगा, कर्तव्यपरायण रहेगा, ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिससे कानून और व्यवस्था ध्वस्त होती हो और जो रेल कर्मचारी या सरकारी कर्मचारी के लिए अशोभनीय हो। ठीक है। पर्यवेक्षक पद पर धारण करने वाले हर रेल कर्मचारी अपने नियंत्रण और पदाधिकारी के अधीन सभी रेल कर्मचारियों को सत्यनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता सुनिश्चित करने के लिए सभी संभव उपाय करेगा। ठीक है। इसी तरह के और भी नियम है, जैसे 3(1) में जो है कि अनुशासन की कार्यवाही हमेशा किया जाता रहेगा, लेकिन क्या है कि और नियम 2 में है प्रावधान के कर्मचारी की रक्षा के लिए भी नियम बनाए गए हैं।
इसी तरह 3A जो है वो तत्परता और शिष्टता के संबंध में है। उसी तरह 3C जो है वो महिलाओं के कामकाज, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके यौन उत्पीड़न से निषेध से संबंधित है। और जो 3B है वो सरकारी नीति का पालन करना है। ये सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, इसलिए मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि आप इसे रट जाएं, आपके दिमाग में इस तरह व्यवस्थित कर दे कि आपको कभी भी किसी तरह की कोई मतलब परेशानी नहीं हो। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इस बात को समाप्त करते हुए। एक रेल कर्मचारी की नियुक्ति को कहा जाता है कि प्रबंधकीय और गोपनीय क्षमता में कार्यरत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो अपवर्जित होगा, एक्सक्लूडेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, रेल कर्मचारी काम की घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाए गए हैं। तो एक्चुअली क्या है, इसका एक सेंटेंस ही है, रेल कर्मचारी काम के घंटे और आराम की अवधि नियम 2005 रेल अधिनियम 1989 के 24 की धारा 136 में प्रदत्त शक्तियों के तहत बनाए गए हैं, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 पे आ गए हैं। रेलवे कर्मचारी काम का समय आराम की अवधि नियम 2005 के अनुसार डैश किसी भी श्रेणी के रेलवे कर्मचारी को इस आधार पर अपवर्जित निर्दिष्ट कर सकता है कि ऐसे कर्मचारी कॉल पर उपलब्ध हों। एज पर रेलवे सर्वेंट आवर्स ऑफ वर्क एंड पीरियड ऑफ रेस्ट रूल 2005 डैश may specify any category of railway staff to be treated as excluded on the consideration that such staff are available on call. It is a option A, the Ministry of Railways. तो यानी कि रेल मंत्रालय ऐसा कर सकता है। ठीक है, ये HOAR की जो बुक है उसके अंदर ही दिया गया है, इसलिए मैंने कहा कि आपको अपने जो नॉलेज का स्टैंडर्ड है वो हाई करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि सी टेस्ट के एग्जामिनेशन जब होंगे तो आप अपने मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन लिख के भेज सकते हैं मुझे और अपने आसपास ही फैलाएं। सॉरी, तो ये बेहतर उपाय बनेगा। जैसे कि RRB के एग्जाम हुआ करते थे, तो लोग एग्जाम देने के बाद जितना संभव हो वो क्वेश्चन ये करते थे, ताकि जब भी रिपीट हो तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सके, उस क्वेश्चन का आंसर निकाल सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 कब लागू हुए थे? When did the Factory Act 1948 comes into effect? तो 1/4/1949 को ये लागू हुए थे। ठीक है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन है और इस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, ई ऑफिस का वित्तीय प्रभाव है? कोई वित्तीय प्रभाव नहीं है। रिकॉर्ड की सुरक्षा बहुत कम कीमत पर है। रिकॉर्ड की सुरक्षा एक बहुत ही महंगा मामला है। डी, लागत में कोई बदलाव नहीं है। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर अगर हम जो ई ऑफिस के जो मेमोरेंडम है या फिर ई ऑफिस जो प्रेजेंटेशन है उसमें इस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ नहीं है। तो इस क्वेश्चन को मैं चाहता हूं कि होल्ड पे डालें। वैसे इसको देखने जाएं, अगर मुझे लॉजिकली देखा जाए तो लागत में कोई बदलाव नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देखिए, जो डिविजन्स या अभी तक जो निक जो जैसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जो है उसने हमारे लिए जो बनाया है ई ऑफिस, तो उसको लागू करते हुए मुझे तो ज़्यादा लगता है कि इसका कोई वित्तीय प्रभाव भी नहीं है और लागत में बदलाव भी नहीं है। लेकिन वित्तीय प्रभाव तब होता जब ये कुछ कमी हो जाता है, क्योंकि इसके लिए हमें काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करनी पड़ रही है और 78 एस्टेब्लिशमेंट को उन लोगों ने हमारे रेलवे के लिए किया हुआ है। ठीक है, वैसे आप ये मत कहना कि भाई 68 डिवीज़न आप बताते हैं तो 78 कैसे हो गया, क्योंकि बाकी और भी हैं, जैसे 6 प्रोडक्शन यूनिट हैं और भी जो सेट्स बने हैं, तो उन सब एस्टेब्लिशमेंट को करने के लिए 78 को इन्होंने निर्धारित किया हुआ है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लागत में कोई बदलाव नहीं है, क्योंकि हमने कंप्यूटर खरीदा, हमने उसके साथ प्रिंटर खरीदा और भी चीज़ें खरीदी जो ई ऑफिस के लिए ज़रूरी है।
जैसे स्कैनर खरीदा, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंट बाहर से आते हैं तो उनको स्कैन करके ही किया। तो लागत में मुझे कोई बदलाव नहीं लगता है, लेकिन हमारे एक मित्र हैं जो नाम कई बार उनका ले चुका हूँ, उन्होंने इसका वित्तीय प्रभाव नहीं होना बताया है। ठीक है, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करिए इस क्वेश्चन के अंदर। इसे मैं होल्ड पे डालना चाहूँगा और आपके द्वारा जो गुणीजन लोग हैं आप लोग, ठीक है, उनको इसके क्वेश्चन के अंदर इन्वॉल्व करता हूं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, जब कोई अन्य रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है तब हलफनामे के आधार पर सेवा रिकॉर्ड का पुनर्निर्माण यानी कि लिखा विभाग की सहमति के साथ शक्तियों के तहत कर सकते हैं। ऑप्शन ए पीसीपीओ, बी जीएम, सी रेलवे बोर्ड और डी इस तरह के पुनर्निर्माण की कोई शक्ति मौजूद नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि एसओपी पार्ट एफ के अंदर जो 44 या 42 ऐसा कुछ नंबर होगा, उसके अंदर इसका जिक्र किया गया है वहाँ पे। तो आप वहाँ जा सकते हैं और देख सकते हैं, और वहाँ पे कुछ इस तरह लिखा गया है कि पीरियड अकाउंट कंकरेंस इज नेसेसरी। दूसरा है सैंक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड इज नेसेसरी। तो सैंक्शन ऑफ रेलवे बोर्ड की शक्ति के साथ ही इसका यहाँ पे किया जा सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 पे आ गए हैं। निर्वाण भत्ते में से कौन सी अनिवार्य वसूली या कटौती शामिल नहीं है? अब ये भी मैंने बहुत बार बोला है कि इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक सीरियल आप बना लें कि किस चीज की कटौती संभव है और किस किस चीज की कटौती संभव नहीं है। तो जीपीएफ और अग्रिम की वापसी जो है ना, वो अनिवार्य कटौती में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ गए हैं। 7 सीपीसी के तहत 3/11/2020 से पात्र श्रेणियों के लिए जोखिम भत्ते यानी कि रिस्क अलाउंस की संशोधित दर 135 रुपये है। ठीक है, ये आरबी नंबर 30/2021, हम 2021 ही होगा। ठीक है, इसके माध्यम से ये बताया गया है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। जीएम प्रशिक्षित एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट को 2 साल की सेवा के साथ डैश किलोमीटर की प्रमाणिक फुट प्लेट अनुभव के आधार पर कुछ शर्तों के अधीन एलपी गुड्स यानी कि लोको पायलट गुड्स के पद पर पदोन्नति के लिए विचार कर सकते हैं। देखिए, एएलपी जो होता है वो 1900 पे ग्रेड का होता है। ठीक है, इसके बाद जब सीनियर एलपी बनता है तो वो 2400 पे ग्रेड का होता है। ठीक है, इसमें सेंटिंग 1 सेंटिंग 2 होता है। उसके बाद लोको पायलट गुड्स बनता है यानी कि 42 पे ग्रेड पे। तो जो ये कह रहा है वो आरबी नंबर 101/2008 के आधार पे कह रहा है, और यहाँ पे जो आंसर निकल के आएगा वो ऑप्शन बी आएगा 60,000। यहाँ पे मैंने आपको नंबर बताया 101/2008। ठीक है, देखिए जो मैं आपको नंबर्स बताता हूँ ये मैं खुद भी कोशिश करता हूँ कि इसे रिपीट करता रहूँ, पढ़ता रहूँ। ठीक है, अगर कहीं गलती हो जाए तो ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा क्रेजी होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं उस पर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। इसलिए ये ऐसा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं कि मैं कोई रिप्लाई नहीं करता हूँ। बहुत सारे लोगों को रिप्लाई करता हूँ, बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ व्यस्तता की वजह से। इसलिए कॉल बिल्कुल भी ना करें। मेरा एडवाइस आपके लिए यही है कि जब भी किसी चीज़ की बात हो आप व्हाट्सएप करके छोड़ दे। मैं लेट से ही सही लेकिन जवाब देता हूँ सबको। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। कहता है रेलवे बोर्ड द्वारा डैश से नए व्यक्तियों की एवजी टीडीके के रूप में भर्ती बंद कर दिया गया है। ये जो किया गया है वो 6/8/2020 के द्वारा किया गया है। ठीक है, 6/8/2020 और इसका आरबी नंबर है 102/2020।
2020। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राकृतिक आपदाओं, लंबी बीमारी, अचानक मृत्यु आदि से उत्पन्न होने वाले संकट ग्रस्त रेल सेवकों और उनके परिवारों को योग्य मामलों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बहुत पहले से रेल मंत्री कल्याण और राहत कोष का गठन किया गया है। रेल सेवकों के स्वयं या उनके आश्रित पिता सहित के बीमार होने की स्थिति में इस निधि से वित्तीय सहायता की राशि ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपये है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है 14 का ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये एक लिस्ट ही है जिसके अंदर बताया गया है कि किस किस चीज के लिए क्या क्या आपको मिलेगा। तो याद नहीं है मुझे, लेकिन ये मेरे ख्याल से मनोज सिन्हा और कौन थे, शायद प्रभु सर थे उस वक्त, तो उन्होंने इसको ये किया था। ठीक है, हाँ, तो मैं सुरेश प्रभाकर प्रभु जो हमारे रेल मंत्री थे उस समय का ये बात है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 पे चलते हैं और देखते हैं, आतंकवादियों सामाजिक तत्वों के द्वारा हिंसा के कृत्यों के लिए जिम्मेदार अपने कर्तव्यों का पालन करने के दौरान 1/1/2016 या उसके बाद मृत्यु के मामले में रेल कर्मचारियों के परिवारों को एक मुफ्त मुआवजे की अनुग्रह राशि दी जाती है। ठीक है, ये एक्स ग्रेशिया की बात कर रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रेशिया लम्प सम कंपनसेशन टू द फैमिलीज ऑफ रेलवे एम्प्लॉइज इन केस ऑफ डेथ on or after 1/1/2016 in the course of performance of duties attributed to acts of violence by terrorists, anti-social element, etc. Rupees 25 lakh rupees, option A, B 35, C 40 and D is 45. The correct answer is A 25 lakhs. Okay. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 16 पे आ गए हैं। RB 34 2021 के अनुसार हॉलिडे होम की सुविधा अब निम्नलिखित स्थान पे उपलब्ध है। इसके हिसाब से ऑप्शन सी करेक्ट है, क्योंकि अमरकंटक में ये सुविधा दे दी गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 को देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान स्थानीय जरूरतों के अनुसार अनुसंधान की आवश्यकता, अनुसंधान होना चाहिए एक्चुअली, इसका इंग्लिश वर्जन क्या कहता है, चलिए अभी तो देख लेते हैं। अनुसार धन की असाधारण आवश्यकता को देखते हुए रेलवे कर्मचारियों और उनके परिवारों की सभी कोविड संबंधित चिकित्सा सहायता, उपचार और टीकाकरण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे बोर्ड ने हाल ही में एसवीएफ में पड़ी अव्यतीत राशि के उपयोग की सुविधा के लिए जीएम के अनुमोदन से पुनर्विनियोग की सीमा को बढ़ाया है। एसवीएफ निधियों के पुनर्विनियोग के लिए अधिकतम सीमा में यह छूट केवल वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के दौरान लागू रहेगी। The railway board have recently enhanced the limit of reappropriation with the approval of GM to facilitate utilization of the unspent amount lying in SBF as per local need in view of exceptional need of fund to meet the requirement of all COVID-related medical aid, treatment and vaccination of railway employees and their families during the ongoing COVID pandemic. The relaxation of ceiling for reappropriation of a staff benefit fund will be in force only during the financial year 2021 and 2022. तो ये कह रहा है कि ये जो एसबीएफ में पड़ी राशि है उसका उपयोग करने के लिए वैक्सीनेशन और दूसरे जरूरतों के लिए ये कर दिया गया है, 25% से बढ़ा के 100% कर दिया गया है। ठीक है, और हाँ इतना कर दिया गया है। ठीक है, ये मुझे याद नहीं है कि इसके लिए कौन सा रूल आया है, लेकिन ये मैंने कहीं मेरे दिमाग से ये आउट हुआ है। तो चलिए यहाँ पे जो आंसर होगा ये
जो सही है, 110% सही है मुझे जहाँ तक याद है। ठीक है, लोग 100% कहते हैं, मैं 110% कहता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 पे आ गए हैं। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए सभी समूह ग्रुप सी और के लिए एचआरएमएस की ईएपीआर मॉड्यूल में स्व मूल्यांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2021 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है और एक डेडलाइन बन गया है। जो एस्टेब्लिशमेंट में काम करते हैं उनके लिए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी हलवा जैसा है। मतलब आप मन से काम करते हैं तो आपको पता होगा। इसके लिए एचआरएमएस आईटी जो होते हैं हमारे एपीओ वगैरह किसी को भी बना देते हैं, तो वो इसके पीछे पड़े रहते हैं कि भाई ये आपको करना है, 30 नवंबर तक आप उनको एपीआर भरवा लीजिए, अदरवाइज अगर ये बंद हो गया तो फिर क्या करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है। एक वर्ष से अधिक या समकक्ष पीजी डिप्लोमा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में एक मुफ्त दर क्या है। तो देखिए आपको याद होगा ये पीएचडी के लिए है। ठीक है, मैंने पिछले भी बार बताया था। और ये जो डिप्लोमा और ये है ना, ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो 1 साल से अधिक के लिए जो है वो 25,000 रुपये है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और 1 साल से कम के लिए ना ये है। ठीक है, इसके अलावा भी है। तो मैंने आपको एडवाइस करूंगा कि इससे रिलेटेड जो मैंने बताया है, पुराने वाले में आर्मी नंबर वगैरह मैंने बताए थे, तो वो आप देखिए, प्रिंट कर लीजिए, रख लीजिए, माइंड में सेट कीजिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 को लागू हुआ, कितनी तारीख को लागू हुआ। ठीक है, दैट मीन्स The Rights of Persons with Disabilities Act 2016 came into force on 19th April 2017। ठीक है, तो ये 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था फैक्ट एक्ट के बारे में, तो ध्यान से देखेंगे तो फैक्ट एक्ट कब हुआ था, 1/4/1949 को, यानी कि जो डेट है उससे ये डिफर है। इसी तरह ये भी जो हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर, ये भी डिफर है। 2016 का अधिनियम है, लेकिन 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 को देखते हैं। आरबी संख्या 25/2021 के अनुसार संवेदनशील पदों पर कार्यरत कर्मचारियों के नियत कालीन स्थानांतरण के आदेश तक लंबित हैं। ये 30 जून 2021 तक लंबित हैं। ठीक है, लेकिन उसके बाद तो काफ़ी पानी बह चुका है, यानी कि हम आ गए हैं दिसंबर के महीने के नज़दीक। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर है 22। रेलवे बोर्ड ने हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ग्रुप सी में अनुबंध के आधार पर सेवानिवृत्त पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति और पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती डैश तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। ऑप्शन ए है 30 नवंबर 2021, बी 21 दिसंबर 2021, 31 ओके 31 जनवरी 2022 और डी 31 मार्च 2022। जो सही आंसर है वो है 31 मार्च 2022। ठीक है, चलिए हम 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि मौजूदा नीति के अनुसार पूर्वी रेलवे में अनुकंपा के आधार पर भूतपूर्व रेल कर्मचारियों के बच्चों यानी कि बेटों और बेटियों को मिनिस्ट्रियल कैडर में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों में एक है डैश। पहला है जूनियर क्लर्क के लिए स्नातक डिग्री में 45% अंकों के साथ, बी जूनियर क्लर्क के लिए स्नातक डिग्री में 50% या उससे अधिक अंकों के साथ, सी सीनियर क्लर्क के लिए स्नातकोत्तर डिग्री में
45% अंकों के साथ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए एक सर्कुलर निकला था, वो सभी जगहों पे लागू है। तो उसके हिसाब से हमारे हिसाब से जो ऑप्शन ए है जूनियर क्लर्क के लिए स्नातक और डिग्री में 45% अंकों के साथ, तो यही सही रहेगा। ठीक है, इसके अलावा जो सुटेबिलिटी टेस्ट होते हैं उसमें भी जो एसएम एसीआरसी गुड्स मतलब गार्ड, जो गुड्स गार्ड होते बनते हैं, गार्ड बनते हैं, एक्चुअली गुड्स गार्ड नहीं होता, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट या सीनियर क्लर्क होते हैं, ये ग्रेजुएट तो होते ही हैं और रिटन टेस्ट में कम से कम उनको 60% एंड अबव लाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है कमर्शियल क्लर्क, टिकट कलेक्टर, स्टेनो या जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, अकाउंट असिस्टेंट जो होते हैं, या फिर ग्रेड 2 और टीएनसी जो होते हैं, इनके लिए ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट स्कोरिंग जो है वो 50% है। ये जब एग्जामिनेशन की पॉलिसी होती है ना, उसके अंदर की बात कर रहा हूँ। ग्रेजुएट्स और नॉन ग्रेजुएट्स जो स्कोरिंग करते हैं वो स्किल आर्टिजन बनते हैं जो 30% ही स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, और अगर वो 30% से कम करते हैं ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट स्कोरिंग बिलो 30%, तो वो ग्रुप डी पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो मेरी सहानुभूति हर रेलवे कर्मचारियों के परिवारों के साथ है। अपने बच्चों को इतना इनेबल बनाए कि वो जब कभी एग्ज़ाम रेलवे द्वारा ली जाती है, जो संस्थाएं होती हैं जैसे एस्टेब्लिशमेंट हमेशा लेते रहता है, जब कोई डिसीज़ हो जाता है, जिनकी मृत्यु प्राप्त होती है, तो उन बच्चों को इतना नॉलेज होना चाहिए बाहर से, मतलब बाहरी दुनिया के बारे में। जैसे कि आप आरआरबी के एग्जामिनेशन की किसी ने तैयारी की है, तो मेरा ऐसा मानना है कि वो काफ़ी कंफर्टेबली जो है वो 50% मार्क्स तो कहीं भी किसी भी तरह के एग्जामिनेशन वगैरह को क्लियर कर देगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, तो ये तो एलिजिबिलिटी है, और जो मैंने बताया वो एग्जामिनेशन जो रेलवे डिपार्टमेंट्स द्वारा लिए जाते हैं उनके बारे में मैंने बताया। ठीक है, दोनों मिक्स मत कीजिएगा, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 24 जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में अलग अलग एग्जामों में आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। रेल कौशल विकास योजना के तहत प्रत्येक जोनल रेलवे अगले 3 वर्षों यानी कि 2021, 22, 23 और 23-24 के दौरान डैश उम्मीदवारों को प्रवेश स्तर पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन जो ए है ना ये तो सही है। ठीक है, प्रत्येक रेलवे जो है वो 1000 लोगों को प्रशिक्षित करेगा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि भाई आपने तो डायरेक्ट क्वेश्चन बता दिया। एक्चुअली क्या है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बताया था, एक ब्रीफ दिया था जिसके अंदर कहा था कि भाई 50,000 लोगों को हम इस दौरान करेंगे, ट्रेंड करेंगे। ठीक है, और ये गारंटी नहीं होगा कि रेलवे जो है वो आपको नौकरी देगी, लेकिन आप मनोयोग से आप सीखें। और उन्होंने उस ब्रीफ के अंदर ये भी बताया था कि आप जिस भी काम को करते हैं ना बहुत मज़े के साथ कीजिए। तो उन्होंने अपने अनुभव बताते हुए वेल्डिंग के बारे में बताया था, सोल्डरिंग के बारे में बताया था, अगर आपने देखा हो तो इस दौरान वो चीज़ चल रही थी। ठीक है, रेल विकास योजना के ट्रेनिंग जो है वो 50,000 कैंडिडेटों को कंप्लीट करेंगे और 3 साल में करेंगे, ऐसा उन्होंने बताया था। और उन्होंने बताया था कि 4 ग्रेड हो जाएंगे, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर और मैकेनिक्स। ठीक है, तो इनको किया जाएगा। अब बात आता है कि वेस्टर्न रेलवे जो है वो भी ये 1000 लोगों को ट्रेंड करेगा, लेकिन कहाँ कहाँ करेगा? तो लोअर परेल करके एक जगह है जहाँ कैरेज रिपेयरिंग वर्कशॉप है वेस्टर्न रेलवे का, वहाँ पे करेंगे। लोको कैरेज वैगन शॉप जो है दाहोद में, वहाँ पे भी करेंगे। इलेक्ट्रिकल लोको सेट जो बड़ोदरा में है, ठीक है, सीएडी के अंडर में आता है, वहाँ भी हम करेंगे। और CWM इंजीनियरिंग वर्कशॉप साबरमती के अंदर है, साबरमती अहमदाबाद में, वहाँ भी हम करेंगे। तो ये मैंने आपको ये इसलिए बताया कि वेस्टर्न रेलवे के एग्ज़ाम अभी होने की उम्मीद है। अभी एक पेंडिंग एग्जामिनेशन है जिसका मेंस का रिजल्ट बाकी है। तो वेस्टर्न रेलवे काफ़ी जल्दी कुछ अच्छा अनाउंस करेगी। ऐसे सेंट्रलाइज अगर स्तर पे हो गया तो फिर इस जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है,
तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, शायद लास्ट करें क्योंकि 29 मिनट का वीडियो हो चुका है। चलिए, वर्क्समैन कंबशन एक्ट के तहत मुआवजे का दावा करने के लिए एक वर्क्समैन या मृत्यु के मामले में उसकी कानूनी प्रतिनिधियों को संपर्क करना होगा। ए, सिविल न्यायालय, बी, अधिनियम के तहत जो नियुक्त आयुक्त होते हैं उनको, सी, उच्च न्यायालय, डी, सेशन न्यायालय। तो इसमें ऐसा है कि जो अधिनियम के तहत जो कमिश्नर होते हैं ना, उनको ही करना उचित रहेगा। ठीक है, तो जो कमिश्नर होते हैं, कमिश्नर अंडर दिस एक्ट, इट इज क्वाइट बेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। वर्क्समैन कंबशन एक्ट के तहत प्राधिकरण द्वारा पारित किए गए फैसलों की अपील की जा सकती है। ठीक है, ऑप्शन ए, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त, बी, मुख्य श्रम आयुक्त, सी, उच्च न्यायालय और डी, जिला न्यायालय। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आएगा वो आना चाहिए उच्च न्यायालय, क्योंकि जो फैसले लिए जाते हैं वो आयुक्तों के द्वारा ही तो लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 भी अच्छा ही लग रहा है। प्रतिष्ठानों में ठेका श्रमिकों के निषेध के लिए अधिसूचना निम्नलिखित के अंतर्गत की जा सकती है। अनुच्छेद 10 के अंतर्गत की जा सकती है और ये ऑप्शन डी में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, जब आयोग को पक्षपात पूर्ण रवैये के लिए जिम्मेदार ठहरा जाता है तो आयोग को चाहिए IO, दैट मीन्स इंक्वायरी ऑफिसर। ठीक है, इंग्लिश में है व्हेन बेसिस इज attributed to IO, the IO has to। तो ये कहता है कि यदि जांच अधिकारी के खिलाफ पक्षपात के आधार पर कर्मचारी अर्जी दे तो कार्यवाही रोककर अर्जी पुनरीक्षण यानी कि रिवाइजिंग अथॉरिटी के पास भेजना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। एक बार सभी के लिए आयोग के रूप में काज बंद कर दें, बी है पूछताछ के साथ आगे बढ़ें, सी, रेलवे एडवोकेट की सलाह लें। तो ये तीनों मुझे गलत लगते हैं, तो बच जाता है ये, तो यही सही होना चाहिए। जांच बंद करें और DS से सलाह लें। ठीक है, डिसिप्लिनरी अथॉरिटी से सलाह लें, यही ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 पे आ गए हैं। जब DNA आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया हो तो ऑप्शन ए, उसने अपनी असहमति के कारणों को दर्ज करना होगा और इसकी एक कॉपी आरोपित कर्मचारी को उसके विरोध पत्रक के लिए भेजनी होगी। बी है, कारण दर्ज करने के बाद दंड लगा सकता है। सी, DA सीधे दंड लगा सकता है, कारण दर्ज करना अनिवार्य नहीं है। और डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं। RS एंड DA नियमों पर नियम बनाने के लिए सक्षम प्राधिकारी कौन है? ए, भारत के राष्ट्रपति, बी, रेल मंत्रालय, सी, सदस्य स्टाफ, डी, सचिव रेलवे बोर्ड। ठीक है, who is the competent authority to make rule on RS and DA rules? ठीक है, रेल कर्मचारी अनुशासन एवं अपील नियम 1968 में जो दिया गया है उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति ही इसके लिए सक्षम पदाधिकारी हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चलिए हम अगले वीडियो में आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।